हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल यू आर ओके। सभी अच्छे होने चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसी। आज अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम आज का मोमेंटम। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन हुआ था, उससे रिलेटेड बातें बताई गई थी। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा हमारा, बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है मोमेंटम। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं मोमेंटम। तो जनरली मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड velocity of a moving object is called momentum. Is called momentum. It is denoted by P. इसे हम P लेटर से डिनोट करते हैं एंड P इक्वल्स टू M इंटू V, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड बता दिया हमने। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बट व्हाट इज एग्जैक्टली द मोमेंटम इज, हमें ये जानना है एग्जैक्टली मोमेंटम होता क्या है। इसको समझना है, इसको जानना है कि मोमेंटम क्या टर्म है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन किया जा रहा है, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन see that the momentum is directly proportional to the mass of the object and also directly proportional to the velocity. Means it is the combined या product, it is equal to the product of mass and velocity. ये mass और velocity दोनों का combined effect है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं हम कि एक क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल को हम कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक खिलाड़ी ने सीधे फेंका, हमने उसको पकड़ लिया बड़े आसानी के साथ। और वही क्रिकेट बॉल जब बैट के थ्रू कोई खिलाड़ी बहुत तेज उसको शॉट करता है, और जब उसको पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से आती है, हमें बहुत ज्यादा हमारे हाथ पे वो लगती भी है, हमें उसको होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ता है। ठीक है, वही बॉल अगर मैं ऐसे करके किसी को देता हूँ तो वो इजीली उसको कैच कर लेगा, और ऐसे थ्रो करूंगा तो वो थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाएगा। दैट क्लियर। इसी तरह से हमारे पास एक पत्थर है, उस पत्थर को हमने हल्के से फेंका किसी विंडो ग्लास पर, तो ग्लास पे टकराया मगर ग्लास नहीं टूटा। लेकिन अगर उसी पत्थर को मैंने बहुत तेज मार दिया तो ग्लास को क्रैक कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, है ना। इसी तरह से जो बुलेट होती है यानी बंदूक की गोली जो होती है, वो बंदूक की गोली कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। एक मैंने ले लिया बंदूक की गोली, है ना, बुलेट ले लिया, गन से निकलने वाली बुलेट बहुत ही छोटी होती है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम का वजन मान लो उसका। लेकिन जब वो बंदूक से निकलती है तो निकलने के बाद मोटे मोटे ग्लास शीट को पेनिट्रेट कर देती है, पार कर जाती है, इवन आयरन शीट में भी घुस जाती है। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा जब स्पीड से जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है और पेनिट्रेट भी कर जाती है। अगर उसी बंदूक की इस तरह की गोली को ऐसे उठा के फेंक दोगे तो उसका कुछ असर नहीं होगा, वो कहीं पर गिर जाएगी। तो इट ओनली बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। किसकी वजह से हुआ? वेलोसिटी की। जब बंदूक से निकलती है तो उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, बहुत ही हाई स्पीड से जाती है। और जब उस हाई स्पीड से किसी भी जाके टकराती है तो वो ऑब्जेक्ट उसको रोकने के बराबर का फोर्स नहीं अप्लाई कर पाता है और वो उसमें से पार हो जाता है। ह्यूमन बॉडी पर टकराती है तो हम इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाते इसको रोक सकें और वो हमारे अंदर पार कर जाती है, घुस जाती है। इसी तरह से अगर अपने पास कोई बॉल लिया, हमने बॉल को हाथ से फेंक कर मारा तो हम कितनी स्पीड दे सकते हैं उसे? हम उतनी स्पीड नहीं दे सकते हैं। या उस बुलेट को हमने हाथ से फेंका तो हम उसको उतनी स्पीड नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इस टर्म पर, उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। वो कोई बहुत हैवी चीज है और वो मेरी तरफ से हल्की हल्की स्पीड से ही आ रहा है, लेकिन मुझे उसको अगर रोकना है तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स मास। और अगर इसके अपोजिट कोई बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तब भी मुझे उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा, बंदूक से गोली है मैं हाथ से पकड़ना चाहूँ तो पार कर जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी वहां पर मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम एक्चुअल में क्या बताता है? मोमेंटम गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम क्या दे रहा है हमें? मोमेंटम मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरी तरफ आ रही है या कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है मुझे उसको मोशन में लाना है, या कोई मोशन वाली ऑब्जेक्ट है उसे मुझे रेस्ट में लाना है, तो
ऐसी सिचुएशन में मुझे उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, उस फोर्स के मेजरमेंट को हम मोमेंटम की हेल्प से करते हैं। मोमेंटम इज दैट टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स, या कोई ऑब्जेक्ट हम पर फोर्स लगा रही है, किसी अदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को हम किससे पता लगाते हैं, इस मोमेंटम से ही पता लगाते हैं कि मोमेंटम कितना चेंज किया जा रहा है, या मोमेंटम कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। इज दैट क्लियर? तो मोमेंटम क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये पूरा टर्म मिला के कहलाएगा मोमेंटम, और यही टर्म डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, यानी कि अगर मैं मास कांस्टेंट होता है, स्पीड चेंज करूंगा तो मतलब मोमेंटम चेंज करूंगा, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, मोमेंटम को पूरा जीरो करना है, या मोमेंटम उसमें देना है, यानी कि उसको मोशन में लाना है। ऐसा करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो चीज हमें किससे पता चलती है, मोमेंटम से पता चलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम पे पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस भी क्लियर हो गई बात? चलिए अब मोमेंटम के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और फिर जानते हैं इसके बारे में। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, अ बॉल ऑफ मास एंड स्ट्राइक a rigid support with velocity u, and it is rebound with the half of initial velocity find the change in momentum. Find the change in momentum. तो मुझे क्या करना है, मोमेंटम में चेंज निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, एक बॉल आई, डायरेक्ट टकराई, यानी कि यू स्पीड थी, और लौट कर आई तो कितनी हो गई, यू अपॉन टू। जो जाने वाली स्पीड है वो कितनी है, यू, और आने वाली स्पीड कितनी है, यू अपॉन टू। मास इसका एम है, तो यानी कि ये जाने के बाद टकराए, टकराने के बाद इसने अपनी आधी स्पीड लूज कर दी और आधी स्पीड से वापस आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, कि जब भी चेंज की बात आएगी तो चेंज को हम दो तरह के मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ने P1 मान लिया, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या आ गया मेरे पास, इनिशियल मोमेंटम आ गया। मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो एम इंटू यू हो गया। अब हमने कहा फाइनल मोमेंटम, टकराने के बाद कितना मोमेंटम आया, तो फाइनल मोमेंटम को हम P2 से दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा मास, और ये जो स्पीड होगी अब ये माइनस में होगी, देख सकते हैं सभी बच्चे। नेगेटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये देखते हैं ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ चलना है, तो पॉजिटिव साइन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब इसके अपोजिट साइड में आना है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस एम यू अपॉन टू हो गया। ये चेंज इन मोमेंटम, तो जब भी चेंज की बात आएगी तो चेंज इन मोमेंटम जो निकल कर आना है वो डेल्टा पी कहते हैं, P2 माइनस P1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो अब फाइनल मोमेंटम आ गया माइनस एम यू बाई टू, इनिशियल मोमेंटम आ गया माइनस एम यू। इसका ले लेते हैं LCM, 2 1 2 और 1 3, यानी कि माइनस 3mu अपॉन टू, ये टोटल मोमेंटम आ गया। निगेटिव क्यों आया है, तो देखो फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन है, जो हमारे पास राइट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन है, और जो उसका चेंज कितना हो गया, माइनस 3mu अपॉन टू हो गया। यानी कि इसका जो मोमेंटम, इसने बाकी का जो मोमेंटम कम हुआ है वो कहाँ इम्पार्ट, जैसे यहाँ पर mu है, यहाँ पर हाफ mu है, तो आधा मोमेंटम कहाँ इम्पार्ट कर दिया, बॉल को दे दिया, उस पर अपना फोर्स लगा दिया, अपना मोमेंटम इम्पार्ट कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया दूसरे बॉडी पर। तो ये इस तरह से हमने मोमेंटम का चेंज जान लिया कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया, जब उसकी स्पीड चेंज होगी,
मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड चेंज होने से क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। अब ये जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये एक नया टर्म बनकर आएगा मेरे पास, यानी कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर में वो चेंज हो रहा है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच टाइम इज टेकिंग टू चेंज द मोमेंटम। उस मोमेंटम को चेंज करने में कितना वक्त लग रहा है, मोमेंटम को बहुत जल्दी चेंज करना है या मोमेंटम को थोड़ा सा टाइम के बाद चेंज किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और वो जो चेंज होने का जो टर्म है वो क्या आता है, वो आता है फोर्स। यानी कि जब ये बॉल यहाँ आके टकराई होगी तो इसने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया, तब उस बॉल ने अपोजिट फोर्स लगाया और ये वापस आ गई। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है, यही एक मेरे पास नया टर्म निकल कर आता है विच इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा जो हमें फोर्स को डिफाइन करके देगा। क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम, है ना। सिंपल डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन की बेसिस पर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में हम चेंज कर रहे हैं, किसी भी मूविंग बॉडी के मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं या घट रहा है, तो ऐसा करने के लिए क्या फोर्स लगाना है वो डिपेंड करता है हाउ मच मोमेंटम इज चेंज। मोमेंटम कितना चेंज किया जा रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो मोमेंटम से हम फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम सभी समझ में आ गया होगा। ये हमने क्वेश्चन भी ले लिया, एक यू वेलोसिटी से गई ऑब्जेक्ट, टकराने के बाद स्पीड कम होगी क्योंकि इसने फोर्स लगा दिया, बॉल पर ट्रांसफर कर दिया, तो बाद में इसकी स्पीड आधी हो गई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो जाने वाला मोमेंटम है वो बन गया मेरा मास इंटू वेलोसिटी, और वापस आने वाला मोमेंटम है वो भी मास इंटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस यू अपॉन टू है, तो माइनस एम यू अपॉन टू हो गया। अब मैंने इसका चेंज निकाला, तो चेंज होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मेरे पास माइनस एम यू अपॉन टू, और फिर माइनस लगाया यहाँ पर, और इनिशियल मोमेंटम एम यू एलसीएम लेके आ गया 3mu अपॉन टू। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of an object is equal to the force applied on that object, and the change in momentum takes place along the direction of applied force। ये स्टेटमेंट है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट याद करना और पूरा ही लिखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम, रेट वर्ड याद करेंगे, रेट वर्ड जब लग जाएगा तो पर यूनिट टाइम के लिए वो कहा जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकेंड में, एक मिनट में या एक घंटे में, है ना। यूनिट टाइम है, टाइम का यूनिट लेना है, वन लेना है। अब वो वन जो लेना है वो सेकंड में ले सकता हूँ मैं, मिनट में ले सकता हूँ मैं, आवर में ले सकता हूँ, इट डजंट मैटर। तो यूनिट टाइम इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो भी चेंज हुआ है वो बताएगा कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया। या मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करता हूँ वो उस ऑब्जेक्ट के यूनिट टाइम में होने वाले मोमेंटम में जो चेंज है उसको बताता है। तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, पर अब मोमेंटम हम पहले जान चुके हैं ना, तो हम मोमेंटम हमें पता है,
तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड में जितना चेंज हो रहा है, मतलब उतना ही उस पर फोर्स लगा दिया। सपोज करो 10 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट थी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो 20 हो गया उसका मोमेंटम। अब अगर मैंने क्या किया, उसका फोर्स लगा दिया, स्पीड को कर दिया 3 मीटर पर सेकंड, तो 30 हो गया। तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम, 20 से 30 हो गया। और मैंने ये माना कि ये काम 2 सेकंड में हुआ। कितनी देर में हुआ, 2 सेकंड में हुआ। तो 20 से 30 जो चेंज आया वो 10 आया, 2 सेकंड में आया, डिवाइड करके 1 सेकंड का निकल गया, तो ये 5 जो आया ये फोर्स आया। अभी इसकी यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूटन यूनिट होती है, लेकिन क्या होती है, किसके बराबर होती है, सब डिस्कशन किया जाएगा। तो पहली बात ये समझ में आ गई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाला चेंज कितनी देर में, पर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज उस ऑब्जेक्ट पर लगे हुए फोर्स को बताता है कि हमने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ से बात निकल कर आती है, मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा पी होता है P2 माइनस P1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा टी जो होता है वो होता है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। लेकिन ज्यादातर इसे टी कह देते हैं क्योंकि इनिशियल टाइम जो होता है T1 वो 0 ही होता है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, तो वो टी ही आता है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह सिर्फ मैं टी लिख सकता हूँ। तो ये हमें बताता है फोर्स। ये क्या बताएगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट टाइम में होने वाले मोमेंटम का चेंज क्या कहलाएगा हमारे पास, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो होगा वो मुझे क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, एक फोर्स का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन गया। ये क्या है, ये डेफिनेशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी रेट डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, टाइम पर यूनिट टाइम, कितनी देर में कितना मोमेंटम चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में कब आ जाएगा। तो पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो उस पर लगने वाले फोर्स को बताने वाला है। इज क्लियर, ये बात समझ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाला चेंज उसको बताएगा कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फोर्स जो हमें बताना है तो हम ये कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है, फोर्स को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन फोर्स, मैग्नीट्यूड देता है ये फोर्स का। यहाँ से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वी कैन आल्सो से दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देख लेते हैं हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम फोर्स निकाल पा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसका अपोजिट भी सही है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो किधर होगा, जिधर फोर्स लगाया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आगे की तरफ जा रही है और मैं उसको पुश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो जिधर ऑब्जेक्ट मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हो गया, यानी कि बढ़ गया। अब मेरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रही है और मैंने उसको ऐसे कर दिया तो मोमेंटम पीछे चेंज होगा, यानी कि स्पीड घट जाएगी, यानी कि जिधर फोर्स लगाऊंगा मोमेंटम उधर डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन का यहाँ बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मोमेंटम और फोर्स दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो आई होप सेकंड लॉ सबकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएंगे हमें कि समझ में आया है या नहीं आया है। आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बस सिर्फ इतना याद रखना है, फोर्स चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम। कुछ न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से भी कराएंगे हम, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल जो होंगे हमारे वो डायरेक्ट रिजल्ट से होंगे। जो फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन पे बेस। A car is moving at the rate of 20 meter per second and the driver increases its speed to 40 meter per second in 5 seconds by applying acceleration। ये एक्सेलरेटर लगाया उसने और एक्सेलरेटर लगाने से क्या हुआ, गियर बढ़ाया, गियर डाला, एक्सेलरेटर डाला, 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज कर दी 5 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंजन ने क्या लगाया, फोर्स लगाया गाड़ी पर, इंजन ने फोर्स लगाया, गाड़ी आगे बढ़ गई। तो हमें निकालना है फोर्स कितना लगाया गया। तो देखें यहाँ पर हम, तो इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो हम ये देखते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना निकल कर आएगा।
हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम यानी कि P1 मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मास तो रहेगा 1000 और वेलोसिटी कितनी है 20, तो कितना हो गया 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी। मास है मेरे पास 1000 और स्पीड हो गई 40, तो ये कितना हो गया 40,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया ये मेरे पास। तो अब मुझे क्या निकालना है फॉर्मूले के लिए, फोर्स निकालने के लिए निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो क्या आना है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम निकालना है मुझे, जो डेल्टा पी के बराबर है, वो P2 माइनस P1 लिखते हैं हम। तो हम 40,000 में से 20,000 माइनस कर दिए, तो डेल्टा पी आ गया 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये सबसे बच्चों की समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आना चाहिए। अब जो डेल्टा टी हमें दे रखा है, टाइम का चेंज है 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के भीतर भीतर हमने इतना काम कर लिया, तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया। और कितनी देर में इतना चेंज हुआ, 5 सेकेंड में हुआ, ये भी मिल गया। सभी को क्लियर हो गई ये बात। तो कोई ऑब्जेक्ट थी जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, मास तो कांस्टेंट है 1000 किलोग्राम, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ये है मेरे पास। फिर एक्सेलरेशन देकर हमने उसको एक्सेलरेटर दबाने के बाद में हमने स्पीड कितनी कर दी, 40 मीटर पर सेकंड कर दी, जो 5 सेकंड में किया था। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 1000 इंटू 40,000 आ जाता है मेरे पास, ये उसका यूनिट है। चेंज निकाल लिया P2 माइनस P1, कितना टाइम लगा, तो देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, NSL मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। F जो हो जाएगा वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा ये ट्राइंगल का सिंबल है जिसे डेल्टा पढ़ते हैं हम। तो डेल्टा P आया है मेरे पास 20,000 और कितना आया ये 5 सेकंड में, कितनी टाइम में आया 5 सेकंड में। तो मैंने 5 4 द 20 और ये कितना आ गया 4,000, तो यानी कि 4,000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। डिस्कशन करेंगे इसको भी, अभी हमने जनरल बात बताई है आपको। अभी हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन किया, ठीक है। अभी हम जनरल फॉर्मूला जब निकालेंगे फोर्स का, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हम इसको शॉर्ट में कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, बार बार इतना मल्टीप्लाई करके नहीं करना पड़ेगा हमें। मोमेंटम इनिशियल और फाइनल नहीं निकालना पड़ेगा हमें, सिर्फ हमें एक्सेलरेशन पता लगाना होगा। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पहले, v माइनस यू अपॉन टी। ऐसा भी करना है उससे पहले, लेकिन हम उस फॉर्मूले को प्रूफ करना सिखाएंगे आप लोगों के लिए कि वो फॉर्मूला कैसे आया करता है फोर्स का। फिलहाल हमने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि इस मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, उसकी हेल्प से हमने ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है समझाने के लिए आपको कि एक्चुअल में व्हाट इज फोर्स या व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा स्पीड को क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो स्पीड को चेंज करने का मतलब क्या है, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को तो चेंज किया है। तो ऐसा हमने कब किया, जब उस पर फोर्स लगाया। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, अगर स्पीड चेंज कर दी यानी कि मोमेंटम चेंज कर दिया है, तो उस पर लगाए हुए फोर्स के बराबर आएगा, ये पता लग जाए मुझे कि मोमेंटम कैसे चेंज हुआ है। अब देखो इसी का ये एप्लीकेशन होता है कि कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब तुम किसी बॉल, क्रिकेटर जो होते हैं, क्रिकेटर क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं, है ना। तो जैसी बॉल हमारे पास आती है, तो हमने क्या किया, बॉल को ऐसे कैच किया, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, हम तो हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर ये देखेंगे फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी फोर्स जो है डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये जो टाइम है, ये जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है मोमेंटम को चेंज करने में। तो मैं मोमेंटम को जितनी आसानी से चेंज करूंगा, जितनी धीरे धीरे चेंज करूंगा, मुझे फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो जब बॉल को मैं पकड़ता हूँ, तो पकड़ने का मतलब मैं बॉल की स्पीड को जीरो कर देता हूँ, यानी कि उसके मैक्सिमम मोमेंटम से मैंने उसका मोमेंटम जीरो कर दिया। तो अगर जीरो करने पर मुझे ये वाला टाइम बहुत कम लगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट पकड़ के ऐसे पकड़ता रहूंगा, तो जैसी बॉल आएगी तुरंत जीरो हो गया है, विद इन मोमेंट जीरो हो गया, टाइम भी नहीं लगा, तो वो फोर्स लगेगा, वो बॉल मेरे हाथ पर लगेगी भी, और वो इम्पैक्ट बाद रिफ्लेक्ट होकर गिर भी सकती है, और ऐसे कैच ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस कराई जाती है और एक टेक्निक बताई जाती है। अगर आपको कैच पकड़ना है तो ऐसे हाथ करो, सीधा आ जाए, उसको थोड़ा सा पीछे खींच लो, ऐसे हाथ करो, थोड़ा पीछे खींच लो। ऐसे क्या होता है, मोमेंटम को जीरो करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इससे फोर्स, बॉल का जो फोर्स लगेगा हमारे हाथ पर वो घट जाएगा, चोट भी नहीं लगेगी, कैच भी आराम से पकड़ लिया जाएगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा।
दूसरा एग्जाम्पल, जो स्टंट मैन होते हैं या जो ऊंचाइयों से कूदते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है कि जब भी वो किसी हाइट से ऐसे करके कूदेंगे तो वो ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेंगे, थोड़े से बैंड हो जाते हैं, ऐसे आए और ऐसे बैंड हो जाते हैं, थोड़े से घुटने बैंड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? तो बैंड होने का भी यही रीजन है, जब तुम आओगे ऊंचाई से कूदोगे तो ऐसे खटाक से जब जमीन पर टकराओगे, तो अगर तुरंत मोमेंटम जीरो हो गया और कोई टाइम नहीं लगा, तो तुम्हारा जो अर्थ का फोर्स लगेगा टांगों पर बहुत ज्यादा लगेगा, तो लेग ब्रेक हो सकती है, हड्डी टूट सकती है। तो अगर हम आए और आने के बाद ऐसे थोड़े से झुक गए, तो वो टाइम मिल गया मोमेंटम को कम करने का, मोमेंटम को जीरो करने का टाइम मिल गया, तो ये फोर्स कम लगा है ना। या कभी कभी कहते हैं जैसे ही नीचे पे गिरेंगे तो रोल कर जाएंगे जमीन पर, क्या करेंगे? रोल कर जाएंगे। तो वो रोल करने का मीनिंग यही होता है कि मोमेंटम को जीरो होने में हम लोग टाइम दे दिया, जिससे अर्थ का जो रिएक्शन फोर्स था वो कम लगा, तो हार्ट होने से बच गई। इस तरह से चलती हुई गाड़ी से कभी उतरना हो, तो इनर्शिया का भी खेल है इसमें और इसका भी खेल है। जब चलती हुई गाड़ी से कभी उतरते हैं और अचानक से जमीन पर पैर रखोगे, गाड़ी चल रही, तुमने ये जमीन पर रखा, तुम गिर जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? हम तो मोमेंटम में थे ना, हमारी बॉडी मोशन में थी, मोमेंटम था हमारे पास, और हमने जमीन पर पैर रखते ही उस मोमेंटम को जीरो कर दिया, सडनली जीरो कर दिया, फिर टाइम नहीं दिया, तो हम गिर गए। अगर हम इस तरह से उतरते हैं कि बस से उतरने के बाद हम भी धीरे धीरे बस के साथ चलते जाते हैं, तो हम नहीं गिरते हैं, वो रिदम बन जाता, फिर बाद में धीरे से हम अपना मोमेंटम जीरो कर लेते हैं, तब उतना फोर्स अर्थ का नहीं लगता है। तो ये कुछ बेसिक और जनरल एग्जाम्पल थे हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म और आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।